हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पॉलिटी से जुड़े एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संवैधानिक विकास से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसी को देखते हुए हमने इस वीडियो में बार बार परीक्षाओं में पूछे गए 55 सवाल मैं लेकर आया हूँ। यानी इस वीडियो में आपको वो टॉप 55 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो कि एग्जाम्स के लिए रिलेटेड है। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 1833। देखिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को कम करने की 1793 में शुरू की गई थी। यानी कम करने की जो शक्ति उसको 1793 में स्टार्ट किया गया था। प्रक्रिया 1833 में जाकर के पूरी हुई, जब कंपनी ने न केवल अपने व्यापारिक विशेषाधिकार को खो दिया बल्कि व्यापार करने का अधिकार भी खो दिया था। यानी चाय और चीन दोनों के साथ व्यापार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था 1833 के एक्ट के तहत। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ? यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमाया गया है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। यानी यहाँ पे चाय और चीन के साथ व्यापार को रखा गया था, वो था आपका 1813 का चार्टर एक्ट। यहाँ पे ऑप्शन बी को हम टिक कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ सकते हैं कि 1813 का चार्टर एक्ट चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ चाय पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा संरक्षित रखा गया, लेकिन भारत में व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को भी हटा दिया गया था। तो जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया था यही बात। नेक्स्ट आता है कि 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पास हुआ उस वक्त इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉयड जॉर्ज। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता स्टार्ट की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम के द्वारा द्वैत शासन को समाप्त करके ये आपका प्रांतीय स्वायत्तता स्टार्ट की गई। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ये बात किसने कही थी? 1935 जो अधिनियम है वो भारत के संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ता है, क्योंकि बहुत सारे जो संशोधन है या फिर बहुत सारी जो चीज़ें बनाई गई है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा ही बनाया गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, इंजन रहित है। निम्नलिखित अधिनियमों में से प्रथम बार किस में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, इसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने का जो प्रावधान है वो 1773 के द्वारा किया गया था। लेकिन 1833 का जो एक्ट है आपको पता होगा कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और उसके अकॉर्डिंग पहला जो भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपको किसी भी तरह का स्टडी नोट्स चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन पे जा सकते हैं, जहां पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। फिलहाल हमारा जो रनिंग बैच है वो देख सकते हैं 17th बीपीएससी के लिए प्री के लिए बैच चल रहा है, साथ ही साथ 10+2 प्री एग्ज़ाम्स और मेंस के लिए दोनों आपका बैच है, और साइंस और मैथ्स की बैच अलग चल रही है। तो जिसको भी जो बैच ज्वाइन करना आप जाकर के हमारे एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, और जस्ट कोर्स स्टार्ट आपका हो जाता है 149 के साथ। अलग अलग कोर्स के अलग अलग प्राइस हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली जो लागू की गई थी वो कौन सा अधिनियम था? तो आपका 1919 अधिनियम था, और इसको 1935 में समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट आता है कि द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो ध्यान देना है कि द्वैत शासन के जनक के रूप में हम लोग
कॉर्टिस को जानते हैं, लियोन कॉर्टिस, यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है? तो 1919 का जो अधिनियम है इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया था। तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं। जैसे कि 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, यानी द्वैत शासन जो प्रणाली है ये स्टार्ट किया गया था। केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति स्थापित की गई। इससे पहले 1892 का जो अधिनियम था उसमें अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया था, 1892 की बात कर रहा हूँ। लेकिन 1919 में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था स्थापित की गई। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार महिलाओं को जो कि सीमित मात्रा में मत देने का अधिकार स्टार्ट हुआ इसी अधिनियम के द्वारा, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था इसी अधिनियम के द्वारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था जो कि 1919 में केवल मुस्लिम को दिया गया था, लेकिन इसके द्वारा 1919 के द्वारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई। तो यहाँ तक आपको याद रखना है कि ये जो 7 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहता है। तो ये सब के सब भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं मटेंगी चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 के द्वारा ये सब कुछ लागू हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? 1919 में किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया? तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों का आधिकारिकता, यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चंस को रोक करके, वीडियो को रोक करके आप खुद से क्वेश्चंस का आंसर टिक करिए, उसके बाद आप सही आंसर दीजिए। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई वो हम जानते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सबसे पहला जो कि आपका स्थापित किया गया था, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। इसके बाद अगला प्रश्न कि निम्न में से किस एक वर्ष से ब्रिटिश सरकार अंतिम रूप से भारत एवं इंग्लैंड में एक ही समय साथ साथ इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा आयोजित करने हेतु सहमत हुए थे? तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन ए 1922। ठीक है, 1922। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यानी 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, काफ़ी गंभीर प्रभाव छोड़ता है। इस वजह से भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया। 1935 के द्वारा किस चीज़ को समाप्त किया गया था? तो प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करके उसमें प्रांतीय स्वायत्तता स्टार्ट की गई थी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? 1919 जो है वो किससे संबंधित है? तो वो आपका संवैधानिक सुधार से संबंधित होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, संवैधानिक सुधार। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का निर्णय मिला? तो 1786 के एक्ट के द्वारा, 1786 एक्ट, यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन किसका था? भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो ब्रिटिश राज्य का शिशु था, यह कथन किसका था? तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, आर कोपलैंड। आर कोपलैंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। देखिए, जब क्लियर नहीं हो तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1813 को टिक करेंगे। ठीक है, जब चाय और चीन के साथ व्यापार इंक्लूड किया जाए उसमें और पूरी तरह समाप्त की बात करें तब वहाँ पे 1813 को 33 को टिक करना है। फिलहाल ऑप्शन सी बनेगा सही आंसर। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला कौन सा है? भारत में ब्रिटेन की सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चला था आपका 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ऑप्शन डी। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, देखिए छोड़ा गया, अभी मतलब इसको हटाने के छोड़ा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी
चाय और चीन को छोड़ा गया था, तो वो आपका फिर से आ जाएगा 1813 के अंतर्गत, क्योंकि अगर पूरी तरह से कहते तब हम 1833 पे जाते हैं। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की? तो देखिए, मैंने आपको ऊपर में बताया था कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो प्रणाली स्टार्ट हुआ वो 1892 के तहत स्टार्ट हुआ, लेकिन बाद में जाकर के प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति वो आपका 1919 के द्वारा स्टार्ट हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन डी होगा, 1892। नेक्स्ट है कि द्वैत शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था कब? तो द्वैत शासन प्रणाली कब आया था, जिसे बाद में 1935 में समाप्त किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता स्टार्ट की गई, तो आपका 1919 हो जाता है, ऑप्शन डी। ठीक है, 1919 ऑप्शन डी को टिक करेंगे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ क्लियर करता हूँ। अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक रहता है तो आप उस टॉपिक का नाम नीचे मेंशन कर दीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो ला देंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, या फिर अगर मुझे लगे कि वो टॉपिक को समझाना है तो फिर हम उसको अच्छे से डिटेल वीडियो लाएंगे। तो आप लोग ज़रूर नीचे लिखा करिए कि क्या आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको चाहिए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि यार हाँ, आप लोग भी किसी टॉपिक पे आप फंस रहे हो, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए देखना है। तो आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते तो मुझे समझ में नहीं आता, इस वजह से मैं अपने अकॉर्डिंग ले चलता हूँ कि हाँ, ये टॉपिक आज कराता हूँ, ये टॉपिक कल कराएंगे। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए और बताइए क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? ये आपका 1834 में, 1834 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला, तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1786 ईस्वी का एक्ट, 1786 ईस्वी का एक्ट, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधानसभा का सृजन किया? किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? तो यहाँ पे चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन सी। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को माना जाता है, 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को माना जाता है क्या, किस नाम से? तो यहाँ पे हम कहेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन ए बनेगा सही आंसर, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जानते हैं, मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ जो किया गया वो आपका हो जाता है परिषद अधिनियम 1909, 1909 के द्वारा हुआ था। ठीक है, 1909 यहाँ पे करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई? तो देखिए, बजट पर बहस जो करने की शक्ति प्रदान की गई वो भारतीय विधान परिषद को, वो था आपका 92। हम इसको कैसे याद रखते हैं, 92 बहस, 92 बहस, यानी आपका देखिए बहस से स्टार्ट हो रहा है, तो इस तरह से याद रख सकते हो, बाकी तो आपकी मर्जी है ही। बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना 1861 में होता है, ऑप्शन ए 1861। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति मिली थी वो 1861 के काउंसिल एक्ट के द्वारा, यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है इसकी स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब लागू हुआ, तो 1784 याद रखेंगे। कई बार क्वेश्चंस आपने देखा भी होगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्या आता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट बताइए कि किसकी आधार बनी? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो हम 1919 को जानते हैं, तो सिंपल सा बिना कुछ सोचे आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता जो है वो प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो हमने बात किया कि द्वैत शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता स्टार्ट की गई थी, वो आपका 1935। ठीक है, 1935 यहाँ पे सी हो जाएगा। किस अधिनियम में
भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? यानी किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? तो ये आपका एक्ट हो जाता है 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ये कहा गया है कि भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। नेक्स्ट है कि कंपनी ने यानी कंपनी के चाय एवं चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करे उसे पूर्णतः प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया था। अब बताइए कि अब क्या होना चाहिए? तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि जब पूर्णतः कहा जाए यानी चाय और चीन के साथ के व्यापार को भी समाप्त किया गया, तो पूर्णतः का मतलब 1833। ठीक है, 1833। किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ऑप्शन सी। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मशीनरियों को प्रवेश करने और धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। तो ये आपका हो जाएगा चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है कि सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए द्वार भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिया गया? यहाँ पे आपका हो जाएगा 1853। चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की स्थापना स्टार्ट की? तो संघीय शासन की व्यवस्था जो स्टार्ट की गई वो आपका हो जाता है 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम ऑप्शन सी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का जो प्रावधान है वो शामिल किया गया है, वो भी आपका 1935 के अधिनियम में। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ? तो देखिए, वर्मा जो है वो भारत से अलग हुआ था, वो 1935 के अधिनियम ही था, लेकिन अलग हुआ वो 1937 में। अगर अधिनियम पूछे तो फिर 35, अगर वर्ष पूछे कब हुआ तो 37। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि किस चार्टर एक्ट द्वारा भारतीयों को शिक्षा पर व्यय के लिए 1 लाख नियत की गई? यानी प्रत्येक वर्ष जो कि 1 लाख खर्च किए जाएंगे, वो आपका हो जाता है किस एक्ट के द्वारा? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का चार्टर अधिनियम ऑप्शन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। किस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक किया गया? व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया था, वो था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस एक्ट के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था? किस एक्ट के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था? तो ये आपका हो जाता है 1813 के एक्ट के द्वारा। 1813 के एक्ट के द्वारा ऑप्शन बी। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित किस समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की संज्ञा दी गई? यानी किस समिति की सिफारिश पर पारित एक्ट था वो? तो गुप्त समिति। ठीक है, गुप्त समिति के सिफारिश पर पारित जो एक्ट था उसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नाम दिया गया था। किस अधिनियम द्वारा भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था शुरू की गई? तो भारत में मंत्रिमंडल व्यवस्था जो शुरुआत की गई वो हो जाता आपका ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। ऑप्शन बी 1861। नेक्स्ट आता है कि लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन, तो प्रथम विधि आयोग का गठन जो है वो 1833 के एक्ट के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, आपको याद रखना है कि अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो लॉर्ड मैकाले कर रहे थे जब प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की? यानी अधिनियम 1861 के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की जो शुरुआत है वो किसने किया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन बी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना किस अधिनियम के द्वारा ये स्टार्ट किया गया? अब इसका सही आंसर मुझे नहीं बताने की ज़रूरत है, आप खुद से बता सकते हो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति जो है वो किस अधिनियम के द्वारा लगा था। और साथ ही साथ आप नीचे ये भी कमेंट करेंगे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का आरंभ कब हुआ था। तो 49 का आंसर आपको खुद से कमेंट करना है, आप जल्दी से बताइए। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कमेंट ज़रूर करेंगे ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं और सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं।
नेक्स्ट आता है कि मुसलमानों के पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मुसलमानों के लिए जो था वो 1919 था, लेकिन अलग अलग बाकी जो थे जैसे क्रिश्चियन थे, बाकी जो कम्युनिटीज़ थी उनके लिए वो 1919 था। तो यहाँ पे फिलहाल हमारा ऑप्शन ए हो जाता है। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने किससे लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। किसको ये लिखे थे? तो लॉर्ड मार्ले को। ठीक है, लॉर्ड मार्ले को, मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा था। नेक्स्ट आता है कि फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम कौन है? फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम कौन है? तो वो पोषक अधिनियम आपका होता है 1909 ही, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। उम्मीद है कि वीडियो को आपने अभी तक लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं किया यार प्लीज़ कर दो ताकि हमें भी अच्छा लगे। लोक सेवा आयोग का गठन और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो मैंने आपको ऊपर में बताया कि 1900 जो आप 1919 देखते हैं इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें गठन की गई थी, हमने ऊपर में देखा था ना। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1919, जिसके अंतर्गत लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, साथ ही साथ महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की गई, महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया? तो ये भी हमने देख ही चुका है, इसका भी सही आंसर 1919 ही है आपका कि केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। 1935 के अधिनियम के बारे में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है? स्टार्टिंग में देखा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, उसी को घुमा करके यहाँ लिखा गया कि यह अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी है। तो जेएलएन ने कहा था, ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? तो राइट आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 56 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल को कवर किया जो कि पहले बहुत पूछे गए हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में, और आपके आने वाले बाकी के जो पेपर होंगे उसमें भी पूछे जाएंगे। तो हम यही बोलेंगे कि आप इसको टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहिए। जब भी आप इस टॉपिक को देखते हैं आप एक बार रिविजन्स कर लीजिए ताकि सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में हो। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे इस फैमिली का मेम्बर बन जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।